सबसे पहले तो मैं धर्म की जो परिभाषा है जी उससे आपको अवगत कराना चाहूँगा। जी संस्कृत में स्पष्ट रूप से है, धृति क्षमा दमोस्ते शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम एक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। जी यानी धर्म के 10 लक्षण हैं। जी। इसके अलावा धर्म वो वस्तु है, वो शब्द है, वो व्याख्या है जिसको ग्रहण किया जा सके। जी। कुरान शरीफ में जो 5वीं सूरत है सूरह मुआइदा, यानी समझौते की पाठ, उसको हिंदी में कह सकें समझौते का पाठ, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि तुम किसी के आराध्य ईश्वर देवता भगवान को गाली मत दो। जी क्या करें वो स्पष्ट रूप से, तुम किसी के जी ईश्वर देवता भगवान आराध्य को गाली मत दो, जी अन्यथा वो तुम्हारे ईश्वर आराध्य भगवान देवता को गाली देंगे। अगर आप आपस में लड़ोगे तो कितने लोगों से लड़ोगे, क्यों लड़ोगे? जी आप अपना काम करो। भाई मान लीजिए ये घर मेरा है, ये घर भाई का है, ये घर इस पर दीजिएगा, ये इसका, अपने अपने घर में रहो ना यार। अरे ये भारत की जनता को भारत की जनता के लिए भारत की जनता के द्वारा शासित किया जाना चाहिए। जी आज आप देखेंगे कि राजनीति में जो धार्मिक उन्माद है जी वो चरम पे चला गया। जी यानी एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री, मैं एक और छोटी सी बात कहूँगा कि भगवान राम को उन्होंने अकेला कर दिया। जी भगवान राम का नाम सीता जी के बगैर संभव ही नहीं। संभव नहीं। इन गांवों को छोड़कर एक भी गांव में पूर्ण रूप से पीने का पानी नहीं है। आप ये मानेंगे कि पीने के पानी के लिए 2000 रुपये का टैंकर आपको डलवाना पड़ता है। जी 2000 रुपये का टैंकर एक हफ्ते में अगर आपके लगता है तो 4 हफ्तों में महीने में 4 टैंकर, यानी 8000 रुपये अतिरिक्त आपकी लागत हो गई साहब। 8000 रुपये किसी व्यक्ति के अगर 500 रुपये कमाता है वो रोज के, मजदूरी तो यही हो सकती है ना जी। मजदूरी उसको मिले या नहीं मिले, उसके 2000 रुपये हफ्ते के तो पानी के लगने हैं। कहाँ से लाएगा वो? जी वो लोग वो चोरी करेंगे। नमस्कार, मैं गजेंद्र बिक्का और आप देख रहे हैं सच से आगे। आज एक स्पेशल कवरेज। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता जो एक लंबे समय से सामाजिक कार्य कर रहे हैं। ये अपने आप को गांधी उपनाम से जाने जाते हैं या कहते हैं। नाम है शमशेर खान जी, और बाकी का जो परिचय है वो हम इन्हीं की जुबानी है वो जानना चाहेंगे। इनके क्या कार्य हैं, क्या ये किस तरह से सामाजिक परिप्रेक्ष्य में काम कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, देश के, राजस्थान के और चूरू जिले के या इनके गांव के हर तरह की मुद्दों की बात यहाँ पर होगी और इन्हीं की जुबानी। और ये हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सामाजिक कार्यकर्ता किस तरह से कार्य एक कर सकता है, समाज को बदल सकता है। ये चर्चा करने के लिए हम आज इनसे जुड़े हैं और इन्हीं से वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम शमशेर खान है। दांडी यात्रा के बाद लोगों ने मुझे गांधी के नाम से पहचानना शुरू किया और नाम रख दिया शमशेर गांधी जी। और ये जो रजिस्टर्ड संस्थाएं होती हैं कुछ, जैसे बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, वहाँ के लोगों ने उपाधि दी राजस्थान की गांधी की। आप अगर मेरा गांव से परिचय लेना चाहेंगे तो मेरे गांव का नाम सहजुसर है और मेरे पिताजी जो थे वो 1965 से 78 तक इस गांव के सरपंच रहे, जिसमें 22 गांव आया करते थे। और उसके बाद वो भूमि विकास बैंक चूरू के अध्यक्ष बने और इसके बाद वो चूरू के विधायक 1980 से 1985 बने। इसके बाद मैं 99 में टीचर लगा। 2023 सितंबर तक जी शिक्षक के रूप में कार्य किया। मेरे गांव से ही मैं रिटायर हुआ। मेरी इच्छा थी कि कुछ ऐसा करके जाएं कि मरने के बाद लोग याद रखें। इनके पिताजी बोलू खान जी चूरू से विधायक रहे और बाकी सरपंच, वक्फ बोर्ड के सदस्य, कई तरह के सामाजिक कार्यों में संलग्न रहे और चूरू जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से विधायक रहे। यानी कहने का मतलब है ये परिवार, ये घर जो है सामाजिक परिप्रेक्ष्य में
हमेशा से जुड़ा रहा है और पीढ़ियां है वो समाज सेवा का कार्य कर रही है। वही परंपरा को निभाते हुए शमशेर खान जी या उर्फ गांधी जिनको कह सकते हैं, इन्होंने सामाजिक कार्य का जो एक बीड़ा उठाया है उसमें अभी भी लगे हुए हैं। शमशेर खान जी, ये बात हुई आपके परिचय की। आपने सत्य और अहिंसा जो अपना टाइटल रखा है यानी गांधी का, वो लोगों ने आपको नाम दिया। ये आपका एक कर्म ही कह सकते हैं कि जिससे लोगों ने नाम दिया। आप बार बार धरना देते हैं या फिर किसी आंदोलन की अगुवाई करते हैं। ये आंदोलन की अगुवाई कैसे शुरू की, किस तरह से शुरू की, शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मैं 2007 में बीएड करने गया था कश्मीर जी। उससे पहले बताऊं, मैं 95 में मैंने अजमेर से बीएसटीसी किया। वहाँ पे मेरा कॉलेज जो था, वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व रोज लड़कियों को छेड़ते थे। हमने उनको समझाया। मैं पहले हिंसावादी व्यक्ति था जी। मारपीट मेरी खास बात नहीं थी, गुंडागर्दी करते हाँ। थे जी। मैंने उनको समझाया कि लड़कियों को मत छेड़ो, क्योंकि लड़कियां ज़्यादातर हमारे शेखावाटी क्षेत्र की थी। तो मैं शेखावाटी का थोड़ा सा दर्द जी। महसूस किया। उन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, तो हमने फिर उनको अच्छी तरीके से पीटा। जी। वो लोकल अजमेर के थे और वहाँ के विधायक के नज़दीकी थे। उस समय हमारे मंत्री चूरू से मंत्री हुआ करते राजेंद्र सिंह जी राठौड़ जी। तो हमने पीटा उनको, खूब पीटा। हमें जेल में ले गए, क्लॉक टावर थाने में। वहाँ पे जो थानेदार थे वो चूरू के ही थे, दिनेश कुमार स्वामी जी। क्लॉक टावर थाने में मेरी भी पिटाई हुई, थाने में पिटाई हुई। इतने में हमारी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे वो सब आ गए और मुझे छुड़वा के ले गए। तो आंदोलन की शुरुआत वहाँ से मानिए आप जी। हमने, वो जो हिंसात्मक आंदोलन था हमारा जी। इससे पहले चूरू में एक अभिलाषा कांड हुआ था, आपको पता होगा जी। अभिलाषा नाम करके एक लड़की थी, उसका रेप करके और हत्या कर दी गई थी जी। मैं जब उस समय 11वीं क्लास में था और मैंने चूरू में तोड़फोड़ मचाई थी जी। मुझे वहाँ उस समय रणजीत खान जी डीएसपी हुआ करते थे, मेरे रिश्तेदार भी थे। वो मुझे गिरफ्तार करके ले गए और मुझ पर मुकदमा हुआ। उसके बाद मैं 2007 में कश्मीर गया बीएड करने। वहाँ जो प्रिंसिपल थे नंद ऋषि कॉलेज में, उसने एक बार चुपती बात कह दी कि मेरा बस चले तो राजस्थानियों की सांस लेने पे टैक्स लगा दूँ। जी। मैं राजस्थानी हूँ, राजस्थान की जी। बात जब पूरे राजस्थान की आती है, राजस्थानियों की आती है, तो हमें एक मत होके खड़ा हो जाना चाहिए। और यही शमशेर खान जी ने किया और उनको सबक सिखाया। नहीं, इसका एक वजह ये थी कि हम जब राजस्थानी मिलते थे ना, तो हम अपनी मारवाड़ी भाषा में बात करते थे जी। वो कहते कि आप मारवाड़ी में बात मत करो जी। हम अपना मारवाड़ी जो पहनावा था, जैसे बाड़मेर जैसलमेर वाले हैं वो अपनी जो वो पहनते हैं, वो कपड़े पहनते थे, हम अपने पहनते थे। तो अपना हम जब मिलते या हम अपने हॉस्टल में होते, वो कहते थे कि आप ये पहनावा मत पहनो, ये बोली मत बोलो। तो हमारी थोड़ी उनसे जिद हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरा बस चले तो राजस्थानियों के यहाँ सांस लेने पे टैक्स लगा दो जी। और मुझे मौका मिला जब हमारी पूजा नाम करके एक बच्ची थी, पूजा शर्मा जयपुर की, उसको प्रसव पीड़ा चली और मैडम जी थी वो जुर्माना वसूल करने में लगी थी जी। और वहाँ से मैंने 21 दिन का अनशन शुरू किया लाल चौक पे। लाल चौक पर 21 दिन तक इस बंदे ने इन महाशय जी ने कपड़े भी नहीं पहने थे, मैंने सिर्फ चड्डी बनियान पहना था। लाल चौक कश्मीर में लाल चौक पर है, जो हमेशा से सुर्खियों में रहता है वो एरिया। वहाँ पे इन्होंने अनशन किया पूरे राजस्थान की आवाज़ उठाने वो जो झंडा था ना, लाल चौक पे एक झंडा लगा हुआ है जी, और सामने जहांगीर होटल है जी, और इधर लाल डेड हॉस्पिटल है जी। वो जो क्षेत्र है वो सेंसिटिव क्षेत्र है जी। वहाँ रोज़ गोलियाँ चलती थी, हम बैठे थे तब भी चलती थी जी। रोज़ गोलियाँ चलती थी, लेकिन हम तो अपने सिस्टम से बैठे थे, हमें कौन छेड़ने वाला था जी। ये ज़रूर खास बात थी कि वहाँ जो सीआरपीएफ के लोग थे जी, जो राजस्थानी थे जी, वो हमारी सुरक्षा में रहते थे, सुरक्षा में रहते वो थे आउट ऑफ वे जाकर के जी। राजस्थानी। और आप मानेंगे कि हम 6,90,00,000 रुपए उस कॉलेज से, उस यूनिवर्सिटी से वापस लेके राजस्थानियों के, ये राजस्थानियों के नहीं, उसमें पंजाब हरियाणा जहाँ के भी लोग थे जी, 6,90,00,000। ये एक गांधीवादी जो आंदोलन है, गांधीवादी जो रास्ता है,
उससे ये सबक मिलता है कि जीत जरूर होती है। आपने गांधी टाइटल भी रखा है और गांधीवादी विचारधारा से ही आप प्रेरित हैं और उसी राह पर आप चल रहे हैं। लेकिन गांधीवादी अचानक आपका बन जाना, आप पहले बोल रहे थे कि हम पहले हिंसात्मक आंदोलन करते थे या इस तरीके से भगत सिंह की राह पे अपनाते थे, यानी एक गाल पे चांटा मारे तो अगले पे 3 मारो। लेकिन अचानक आप गांधीवादी कैसे बन गए? अचानक नहीं बना, जब मैं सर्विस लगा जी। सर्विस लगने के बाद, क्योंकि 2007 का और 1995 का मैंने उदाहरण दिया जी। अजमेर का और कश्मीर का, जी। अंतर आ गया ना, अंतर आ गया। वहाँ मारपीट की और यहाँ बैठे दल। जी। मेरे पिताजी ने मुझे एक बात कही कि जो संतान अपने पिता के नाम को जी। छोटा करती है, जी। क्योंकि मैं लड़ाई झगड़ा करता तो जी, बिल्कुल छोटा होता है। वो संतान नहीं होती है, वो उसकी दुश्मन होती है। जी। और वहाँ से वो बात धीरे धीरे मेरे मन में चुभती गई। दूसरा ये था कि मेरे जो परिवार है, मेरे दादाजी जी। उन्होंने बहुत संघर्ष किया कि उनके 7 बेटियां थीं, पिताजी काम नहीं करते थे, जी। राजनीति करते थे, आर्थिक हालात ठीक नहीं थी। जी। तो मेरे दादाजी का जीवन जो था वो बहुत संयमपूर्ण जीवन था। तो धीरे धीरे हिंसा जो थी वो चली गई। परसों की बात बताऊं मैं आपको कि एक चूरू के नामी गुंडे मान लो या अपने आप को गुंडा करने वाले ने जी। मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की। हालांकि वो बहुत कमज़ोर था, अगर मैं उसको एक थप्पड़ मारता तो वो गिर जाता, लेकिन मैंने उसको संयम से बर्दाश्त किया। अगर आप हिंसा करने पे आ गए तो फिर तो आपका पूरा का पूरा उपवास ही खत्म हो गया। उपवास खत्म हो गया। ये आप हैं वो सत्य और अहिंसा के नाम पर अपना सामाजिक कार्य जो कर रहे हैं। एक जिस वक्त मुस्लिम समाज, आप खुद मुस्लिम समाज से आते हैं और उसके बाद सत्य और अहिंसा के राह पर आप चल पड़े हैं और चल रहे हैं। जो मुस्लिम समाज जो अहिंसक प्रवृत्ति में शामिल होता है, हम ये नहीं कहते कि सब होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हिंसक प्रवृत्ति में जो शामिल होते हैं, चाहे वो पशु क्रूरता हो या अन्य कोई भी हिंसक कार्य हो, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं धर्म की जो परिभाषा है जी, उससे आपको अवगत कराना चाहूँगा। जी। संस्कृत में स्पष्ट रूप से है, धृति क्षमा दमोस्ते शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। जी। यानी धर्म के 10 लक्षण हैं। जी। इसके अलावा धर्म वो वस्तु है, वो शब्द है, वो व्याख्या है जिसको ग्रहण किया जा सके। जी। जिसको ग्रहण नहीं किया जा सके वो अधर्म है। अधर्म। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आप किसी पंथ को मानते, मैं इस्लाम या सनातन या बौद्ध इनको धर्म नहीं मानता। जी। मेरे जो विचार हैं, जी। गांधी के जो विचार हैं, ये पंथ हैं, पंथ, ये धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही है, जी, मानवता। इसके अलावा कोई धर्म है ही नहीं विश्व में। शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी बात जिसको कह सकते हैं, जो रियलिटी यही है कि धर्म एक ही है और वो है मानवता, इंसानियत जिसको कहें, मानवता कहें, वो ही धर्म है। आज देश की बात करें, देश के परिप्रेक्ष्य में तो ऐसे विवाद बहुत होते हैं, धर्म के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत विवाद होते हैं। इस पर गांधीवादी विचारक क्या सोच रखते हैं? मैं आपको इसका एक इस्लामिक वर्जन बताना चाहूँगा। जी। सूरह मुआइदा, जी, कुरान शरीफ में जो 5वीं सूरत है, सूरह मुआइदा, यानी समझौते की पाठ, उसको हिंदी में कह सकें समझौते का पाठ, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि तुम किसी के आराध्य ईश्वर, देवता, भगवान को गाली मत दो। जी। क्या करें वो स्पष्ट रूप से, तुम किसी के, जी, ईश्वर, देवता, भगवान, आराध्य को गाली मत दो, जी, अन्यथा वो तुम्हारे ईश्वर, आराध्य, भगवान, देवता को गाली देंगे। जी। यानी तुमने एक दूसरे के आराध्य को ना समझी के रूप में गाली दिलवाई, जबकि लड़ाई तुम दोनों की है, दोनों की, आराध्य की नहीं है। आराध्य की नहीं है, लड़ाई आराध्य की नहीं है, उन देवताओं की नहीं है, लड़ाई तुम दोनों की है। और गाली तुम
अब उनके देवता को और वो तुम्हारे देवता को दे रहे हैं, जबकि वो आपस में एक है। जी, एक है। देखिए कितनी बड़ी बात कही आगे जी। जबकि वो आपस में एक हैं जी और तुम उनको गालियां दिलवा रहे हो अपना अपना कह करके। जी तो ये बड़ा विषय है। मैं तो खास तौर से देखो अपने छोटे क्षेत्र के लोग हैं, विधानसभा क्षेत्र चूरू मान लीजिए, चूरू जिला मान लीजिए, मैं तो एक बात कहूँगा कि आप अपने देवता आराध्य की पूजा कीजिए स्पष्ट रूप से और खुले मन से कीजिए। खुले मन से। लेकिन जो दूसरे का आराध्य है, देवता है, जी। ईश्वर है, आप उसका सम्मान तो कीजिए। सम्मान कीजिए। भाई मान लीजिए और आप, यही आप गोगो जी को मानते हैं, जी, ये रामदेव जी को मानते हैं, अगर सनातन देखें तो जी। शिव है, वैष्णव है ना जी। इनमें भी अलग अलग है, नाथ संप्रदाय है, रामनामी संप्रदाय है, जी। अलग अलग संप्रदाय है। अगर आप आपस में लड़ोगे तो कितने लोगों से लड़ोगे, क्यों लड़ोगे? जी। आप अपना काम करो। भाई मान लीजिए ये घर मेरा है, ये घर भाई का है, ये घर इस पर दीजिएगा, ये इसका, अपने अपने घर में रहो ना यार। अरे ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और जो इन्होंने समझाई ये थी धर्म के परिप्रेक्ष्य में गांधीवादी विचारधारा में। अब बात करते हैं देश की राजनीति की, छोटी सी बात और बिल्कुल साधारण सी बात हम करेंगे, क्योंकि लंबी चौड़ी बात करेंगे तो अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए छोटी छोटी बातों में हम एकदम सारगर्भित बातों में बात करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे देश की राजनीति किस तरफ जा रही है। बड़ा दुख का विषय है। जब 1959 में नेहरू जी ने भाखड़ा बांध और सरदार सरोवर जो दक्षिण भारत में आंध्र में एक बांध था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है जी, उसका उद्घाटन किया तो उन्होंने एक बात कही थी कि आधुनिक भारत के मंदिर और मस्जिद, ये कारखाने, ये बांध, ये नहरें हैं। जी, क्या कहा? आधुनिक भारत के मंदिर, मस्जिद, जी, आराधना केंद्र, जी, ये बांध, ये उद्योग, ये नहरें हैं। जी, और मैं भी मानता हूँ इस बात को, क्योंकि ईश्वर तो आपके मन में बसता है। सूरह माइदा में फिर ईश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे हृदय के से अधिक निकट हूँ तुमसे। जी, मैं तुम्हारे हृदय से अधिक निकट हूँ तुमसे। अब देख लीजिए आप, इसलिए ईश्वर तो ईश्वर है, वो वहाँ यहाँ है, जी। इसको सड़क पे ले जाने की जरूरत नहीं है। जी, भारत की जनता को भारत की जनता के लिए, भारत की जनता के द्वारा शासित किया जाना चाहिए। जी। आज आप देखेंगे कि राजनीति में जो धार्मिक उन्माद है जी, वो चरम पे चला गया। जी, यानी एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री, मैं एक और छोटी सी बात कहूँगा कि भगवान राम को उन्होंने अकेला कर दिया। जी, भगवान राम का नाम सीता जी के बगैर संभव ही नहीं। संभव नहीं है। सीता जी के बगैर अगर भगवान राम का नाम लिया जाता है जी, तो भगवान राम के यश में, उनके सम्मान में वृद्धि नहीं, कमी होती है। क्योंकि राम जब वनवास पे चले तो सीता को साथ लेके चले। सीता माता ने भी उस परिस्थितियों को देखिए आप। 14 साल का वनवास, अगर आपकी पत्नी आपके साथ 5 दिन बिना खाई रह जाए, या मेरी पत्नी 5 दिन मेरे साथ बिना खाई रह जाए, उसको कपड़े नहीं मिले, भोजन नहीं मिले, अपने साथ रहेगी क्या? नहीं रहेगी। जी। वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, और वो थी पतिव्रता नारी। ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात थी। बात करें सामाजिक दृष्टिकोण की, समाज में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, 1947 में देश आज़ाद हुआ, उस वक्त ये धारणा थी, महात्मा गांधी जी हो, चाहे जो भी क्रांतिकारी हो, या देश के जितने भी शहीद हुए हैं, उनकी विचारधारा ये थी कि देश आज़ाद होने के बाद हम परिपूर्ण हो जाएंगे, हम संपन्न होंगे, देश में क्राइम है, अत्याचार है, वो बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन अगर 1947 से आज तक की बात देखें तो क्राइम है, अत्याचार है, भूखमरी है, गरीबी है, वो बढ़ती गई। ये किसी से छुपी नहीं है। हम दावे कर रहे हैं, हमारा देश के प्रधानमंत्री दावे करते हैं कि विकसित राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन अगर हकीकत देखें तो आज 80 करोड़ लोग जिनको 5 किलो अनाज दे करके निर्भरता जताई जा रही है, ये दावा किया जा रहा है हम 80 करोड़ लोगों को गेहूँ दे रहे हैं या अनाज दे रहे हैं। हालांकि इस बात पर हमें लगता है कि इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि हम 1947 के बाद 80 करोड़ लोग हैं वो गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहे हैं।
दूसरी बात क्राइम की, देश में क्राइम रेट बढ़ती जाती है। राजस्थान रेप कांड में अव्वल है, आंकड़ों की बात करें, और राजस्थान के एक मंत्री महोदय ने तो ये भी कह दिया था कि ये मर्दों का प्रदेश है। इन दोनों बात पर यानी क्राइम और गरीबी भुखमरी पर आप क्या कहेंगे? आपने 80 करोड़ जो वो नाम लिया था ना जी, आप ये देखेंगे कि 80 करोड़ के आसपास तो लोग हैं जी, कवर्ड है जी, लेकिन इस अगर इस रेशियो को बढ़ाया जाता है जी, तो लोग लाइन लगा के खड़े हैं जी, कि हमें भी 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मुफ्त दिया जाए, जिसको कहते हैं वो मोहर लगना, जी। राशन कार्ड में मोहर लगना, अपने यहाँ जो साधारण भाषा है जी। उसमें ये जो स्थिति है इससे आने वाले समय में देश का बड़ा नाश होगा। जी, क्यों कि देश की समृद्धि किसी व्यक्ति विशेष की समृद्धि नहीं है। जी, देश जब आगे बढ़ता है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, जी। आप आगे बढ़ते हैं, ये आगे बढ़ते हैं, मेरा पड़ोसी आगे बढ़ता है, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। जी, देश हमसे तो बना है जी, और हम देश के। लेकिन आर्थिक रूप से आप देखेंगे कि भारत का रुपया भूटान और बांग्लादेश के नज़दीक चला गया। जी, जी, रुपए की कीमत है वो गिरती जा रही है। मेरे साले साहब रहते हैं जर्मनी, उन्होंने कहा कि 93 रुपये में 1 यूरो आता है। जी, 1 यूरो के 93 रुपये लगते हैं। जी, और जब वो गए थे तो 69 रुपीज़ थे। जी, कितना बढ़ गया? आप डॉलर को देखो, बहुत ज़्यादा फर्क आ गया। ये इससे देश की स्थिति है वो इसका अच्छी नहीं हुई है। आपके नज़रिए से इन चीज़ों का, क्राइम और भुखमरी गरीबी जो है, उसका समाधान क्या कहना चाहिए? मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आपको 1 महीने का राशन चाहिए, आपके बच्चे हैं, जी, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि जिससे आप घर में सामान ला सकें। बिजली वाले हैं वो प्लास लिए खड़े हैं आपका बिल कनेक्शन काटने के लिए। जी, पानी वाले आरी लिए खड़े हैं आपके घर का पानी का कनेक्शन काटने के लिए। जी, अब आप बताइए, स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्होंने आपको बच्चों को भेज दिया फीस वापस जमा करवाने के लिए। जी, आपकी घरवाली चाहती है कि मुझे सुबह चाय के लिए दूध चाहिए और दूध वाला है वो पैसे मांगता है तो दूध बंद कर दिया। आप क्या करेंगे? आपके सामने सब रास्ते बंद हो गए। जी, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो व्यक्ति क्या करता है? जी। अपराध करता है। अपराध करने के लिए आदमी को अपनी आत्मा को मारना पड़ता है। जी, कोई भी व्यक्ति चोरी करता है, डाका डालता है, लूट पाट करता है, मैं 100% आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आप उसको काम दे दीजिए जी, उसके स्तर का, मैं किसी हाल में अपराधी नहीं होगा। ऐसे यूरोप में एक देश है जहाँ पे पुलिस थाना नहीं है। जी, क्यों कि उस देश ने सबसे पहले स्पष्ट रूप से प्रत्येक व्यक्ति को निर्देशित कर दिया कि तुम्हें जो काम जिस स्तर पे चाहिए वो मिलेगा। जी, कोई जेल नहीं है वहाँ, पुलिस है ही नहीं। जी। देश के राजनेताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? तमाम राजनेताओं को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वो किस तरह से कार्य करें, किस तरह से समाज की सेवा करें, और राजनीति को जो पथभ्रष्ट हो रहा है उसको कैसे लेके आए, इसके लिए आप क्या संदेश देना मैं चाहेंगे? चूरू विधानसभा की बात तो अभी नहीं करूँगा जी। मैं इस राजस्थान लेवल के जो अपने नेता हैं जी, उनकी बात करूँगा कि आप मंदिर मस्जिद को छोड़ दीजिए। जी, ये जनता का काम है। जी, जनता चाहेगी तो मैं मंदिर में जाऊंगा, मुझे कौन रोक सकता है? जी, मेरे गांव में जब भी भागवत कथा होती है जी, मैं सबसे पहले जाता हूँ और सबसे एंड में आता हूँ। जी, और मैं अभी गौशाला शुरू कर रहा हूँ अपनी स्वयं की। जी। ये एक देश के मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि एक हाथ में आप गीता रखिए, एक हाथ में कुरान रखिए, और आप कंप्यूटर चलाइए, आप विज्ञान तकनीकी के साथ चलिए, तो आपकी गीता और कुरान आपके दोनों हाथों में रहेगी और देश समृद्धि करता रहेगा। नहीं, ये देश हिंदू मुसलमानों का है क्या? जी नहीं, ये देश भारतीयों का है। ये भारतीयों का है। और जो मन से भारतीय हैं, जी, जो मन से भारतीय हैं वो इस देश के निवासी हैं, राष्ट्रवादी हैं। जी। जो थोथे या ढोंगी वादी होने का दावा करते हैं और राष्ट्र विरोधी कोई भी गतिविधि में संलिप्त हैं, जी। वो राष्ट्रवादी नहीं, वो नहीं राष्ट्र हो विरोधी हैं, राष्ट्रद्रोही जी। हैं। चाहे वो कोई भी है, मैं हूँ, आप हैं, चाहे कोई है, इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं है। जी, आखिरी बात, यहाँ चूरू जो विधानसभा क्षेत्र है
वहाँ पर वहाँ के चाहे विधायक हो हरलाल जी सारण मौजूदा विधायक, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, चूरू जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी समस्या की तरफ आप ध्यान इंगित करवाना चाहें तो बता सकते हैं। देखिए, चूरू की महत्वपूर्ण जो समस्या है जी वो है पानी, जी खेतों को और आदमी के गले को। जी। और 103 गांवों में से 6 गांवों को छोड़कर गांगू, सेजूसर, थेलासर, जसरासर, प्रॉपर चूरू और रतन नगर, इन गांवों को छोड़कर एक भी गांव में पूर्ण रूप से पीने का पानी नहीं है। आप ये मानेंगे कि पीने के पानी के लिए 2000 रुपये का टैंकर आपको डलवाना पड़ता है जी। 2000 रुपये का टैंकर एक हफ्ते में अगर आपके लगता है तो 4 हफ्तों में महीने में 4 टैंकर, यानी 8000 रुपये अतिरिक्त आपकी लागत हो गई साहब। 8000 रुपये किसी व्यक्ति के अगर 500 रुपये कमाता है वो रोज के, मजदूरी तो यही हो सकती है ना जी। मजदूरी उसको मिले या नहीं मिले, उसके 2000 रुपये हफ्ते के तो पानी के लगने हैं। कहाँ से लाएगा वो? जी। वो लोग वो चोरी करेंगे फिर। जी, मुख्यतः अगर समस्या की बात करें तो चूरू क्षेत्र में पानी की जो समस्या है 1,00,000 में है 1,59,969 जी वर्ग हेक्टेयर कृषि भूमि है चूरू में, जी। लगभग 6 लाख बीघा होगी। जी। और अगर अपन देखें चूरू जिला, तो चूरू जिले के तारानगर तहसील को थोड़ा सा सिंचाई का पानी मिला है जी। बाकी रतनगढ़, सरदारसर, चूरू, सुजानगढ़ और राजगढ़ जी, ये पूरा क्षेत्र सूखा है जी। छोटी सी बात मैं इसमें जोड़ूंगा कि बिदासर में जब ट्यूबवेल बनने लगे थे तो पानी था 200 से 150 फुट के बीच जी। आज कितना पता आपको जलस्तर? 1500 फुट। 1500 फुट। जहाँ पे 10 HP की मोटर चलती थी जी। आज वहाँ पे 56 से 65 HP की मोटर चलती है। जी। बड़ी भयंकर स्थिति आ गई। झुंझुनू में जो सूखा क्षेत्र बना है, डार्क जोन बना है जी, वो चूरू बनने वाला है। अगर इस तरह से हम जमीन का पानी निचोड़ते रहे तो जल्द चूरू के अथुना मोहल्ले में 4 ट्यूबवेल बनी थी जी, जो 1.5 HP वाले होते हैं। अब साहब उनका पानी नीचे चला गया जी। ये जल स्तर की है जी की बड़ी समस्या है। और चूरू जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, उसको पानी मिलना जरूरी है और लाजमी है। मुद्दा यही है, मुख्य जो मुद्दा है वो यही है। आप राजनीतिक बैकग्राउंड से रहे हैं, आपके पिताजी बोलू खान जी विधायक रहे हैं, उस दृष्टि से आपके पिताजी की अगर बात विधायक रहे, उनका कार्यकाल हम उम्मीद करते हैं अच्छा ही रहेगा। इनके अलावा आपको कौन से राजनेता का कार्यकाल चूरू में अच्छा रहा या अच्छा देखते हैं आप? 1980 में मेरे पिताजी विधायक बने जी। 1982 में उन्होंने चूरू की नहर जो थी उसकी चंकाई का कार्य करवाया जी। चूरू की नहर चंकी हुई है जी। वितरणिका का जो नक्शा है वो बना हुआ है जी। आपको मैंने पहले ही बताया था इस बारे में जी। ये चूरू में प्रवेश करेगी जोड़ी गांव से। जी। जोड़ी गांव है वहां से प्रवेश करेगी जी। और इसका इस क्षेत्र में जो वितरिकाएं बनेंगी जी, वो सब तैयार हैं जी। 1980 के बाद 85 में पिताजी को टिकट नहीं मिली और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो हार गए। 1985 के बाद चूरू की जो राजनीति थी वो जनता की राजनीति नहीं होकर के व्यक्तिगत राजनीति हो गई। जी। चूरू की जनता ने भी एक ऐसा काम किया जिससे उनके व्यक्तिगत फायदे तो हुए जी। जैसे ट्रांसफ़र है या छोटे मोटे काम हैं या छोटा मोटा जो 2 नंबर का धंधा चलता है ज़मीनों को हड़पने वाला, ये जो धंधे जी, ये चूरू में पनपने शुरू हो गए 1985 के बाद जी। और चूरू में 1985 के बाद ही अगर आप विधायक के पास जाओगे तो लोग कहते हैं ऐसा, मैंने देखा नहीं अपनी आंखों से कि विधायक से हस्ताक्षर करवाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। जी। 1990 के बाद जी चूरू की राजनीति एकदम से पलट जाती है जी। और इन 35 सालों में और सीधा सीधा आंकड़ा आपका राजेंद्र जी राठौड़ पर है जो 1990-92 के आसपास विधायक बन गए थे। किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा जी। 1990 के बाद चूरू की राजनीति एकदम से पलटती है जी। और पलटने के बाद चूरू की जनता को रोता हुआ छोड़कर जी चूरू की जनता के विकास
की दृष्टि से किसी प्रकार का कोई नहीं कार्य करते हुए व्यक्तिगत खूब कार्य करवाए गए जी। और हर आदमी को व्यक्तिगत आदमी बनाया गया जी। यानी इस गांव को मान लीजिए आप जी। इस गांव को गांव नहीं मानते हुए एक व्यक्ति माना गया जी। और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं उनको चुन लिया गया जी। कि तुम्हें इस काम के लिए आना है। जी। तो ये दौर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। आप अगर देखेंगे कि इस दौर में चूरू में पीएचसी, सीएचसी, नए थाने, नए उच्च माध्यमिक विद्यालय, नए प्राथमिक विद्यालय कितने बने जी। आप अंगुलियों पे गिन सकते हैं 2005। लेकिन 2009 से 13 के बीच जी। एक व्यक्ति आया था मकबूल मंडेलिया। जी। हकीकत में उस आदमी ने काम किया। जी। चूरू में 11 पीएचसी उसने खुलवाई 5 साल में। कितनी? 11 पीएचसी। हाँ जी। चूरू में 9 जी। ओवरहेड टैंक। जी। झारिया मोरी, अपना अग्रसेन नगर, जी। 9 ओवरहेड टैंक 5 साल की उसने बनाई। चूरू में 7 स्कूलें उच्च माध्यमिक, उस समय उच्च माध्यमिक स्कूल होना बहुत बड़ी बात थी। जी। चूरू में जो ये जो रोड था ना बुनिया कॉलोनी वाला, जी। इतना फटा हुआ, इतने इतने गड्ढे थे इसमें, आप देखेंगे। जी। उसको ठीक करवाया, चूरू की मास्टर प्लान बनवाया। जी। और ये जो आप सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हैं जी। ये उनकी देन है। राजस्थान में अभी एक व्यक्ति हैं जिनको बजरी कारोबारी कहा जा रहा है और उनके घर पे ईडी की रेड पड़ी। मेघराज सिंह रॉयल उनका नाम है। ऐसा कहा जा रहा है, दबी जुबान लोगों का ये कहना है, मीडिया में खबरें आती है कि उनके कांग्रेस और बीजेपी के दोनों तरह के राजनेताओं के साथ संबंध है और अच्छे रिलेशन है उनके। हम महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि जो राजेंद्र जी राठौड़ पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनके साथ संबंध हो सकते हैं या अन्य कांग्रेस के राजनेताओं के साथ, बीजेपी के राजनेताओं के साथ संबंध हो सकते हैं। व्यापारी का नेताओं से संबंध होना कोई बड़ी बात नहीं है। व्यापारी एक ऐसी व्यक्ति होता है जिसको सभी की आवश्यकता है और वो सभी को कुछ न कुछ देता है जी। उसने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं दिया है जी। मैं आप अगर कहेंगे तो साक्ष्य दूंगा जी। उसने हर पार्टी के आदमी को साथ दिया है जी। जब भी वो चुनाव लड़ते हैं। कोई भी नेता, जो बड़े नेता हैं जो इस तरह के कामों में संलिप्त रहते हैं जी। उनको वो बड़ी रकम और बड़ी गाड़ियाँ जी। भेंट करते हैं। उनका सगल है जी। ये उनका शौक है कि मैं फला नेताजी को एक बड़ी गाड़ी, वो कौन सी आती है वो जिसके ऊपर से शीशे खुलते हैं, कई तरह की। हाँ जी। वो जो 22 लाख 25 लाख के बीच की गाड़ियाँ आती हैं वो भेंट करते रहते हैं। जी। ये इनके विचार थे। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे और वीडियो को अंत करेंगे। आप गांधीवादी विचारधारा रखते हैं सत्य और अहिंसा के नाम पर। आप राजीव दीक्षित जी को जानते हैं? जो एक प्रवचनकारी हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हैं। स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी हैं, वो गांधीवादी विचारधारा के थे और वो भी बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं। अगर आप उनको जानते हैं, वो भी बिल्कुल यूं कह सकते हैं कि वर्तमान के या आज़ादी के बाद के यूं कह सकते हैं कि महात्मा गांधी की ही विचारधारा को उन्होंने संपन्न प्रोग्रेस में लेके आए और उन्होंने फैलाया। स्वदेशी आंदोलन के प्रवक्ता जिनको कहते हैं, स्वदेशी जागरूकता अभियान जी, उनके बारे में और गांधीवादी विचारधारा को कैसे फैलाई जाए और कैसे हम युवाओं में ये जोश भर सकते हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे देश के युवाओं को? मैं तो युवाओं से एक बात कहूँगा जी कि आप लोग अपने सफलता तक जो आपका स्टडी टाइम है जी, इस तक मोबाइल से दूर हो जाओ जी। ये एक जोंक है, ये एक लत है जी। और बड़ा दुख का विषय मैं आपको एक बताऊंगा कि हमारे चूरू के एक बच्चे ने मेरे से मुलाकात की आज से 7-8 दिन पहले। वो जब सर्दी पड़ा करती थी, कड़कती ठंड में, वो मोटरसाइकिल पे आया कि सर पिताजी ने 50,000 रुपये भेजे थे, उनमें से मैंने 25,000 रुपये जुए में गंवा दिए। मोबाइल में जुआ चलता है जी, उसमें गंवा दिए और सुबह वो मुझे किसी को वापस करने जी। 5 रुपये सैकड़ा, 10 रुपये सैकड़ा, कितना ब्याज लगता है, लग जाएगा, लेकिन आप मुझे पैसे दिलवाए। ये इसकी देन है। दूसरा, आपस में जो युवा लड़ रहे हैं, आप देखेंगे ना युवाओं में लड़ाई हो रही है,
इसका मुख्य कारण ये मोबाइल है। जी इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे एक दूसरे को गाली दे देना, या किसी धर्म जाति विशेष के ऊपर आजकल जो चल रहा है, जी है ना जी। किसी को छोटी जाति कह देना या जाति विमनस्य इस तरह की जो विमनस्य है जो हाँ। समाज में पैदा कर रहे हैं, और ये इससे समाज नहीं आगे नहीं बढ़ सकता साहब, और आप सामाजिक नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। जी आप स्वयं का विकास कीजिए, जी लेकिन किसी के ऊपर उंगली उठा करके नहीं, जी स्वयं का विकास कीजिए। जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद है। आखिर में मैं एक पंक्ति कहना चाहूँगा, बहुत चाहा मगर जज्बात की आंधी नहीं रुकती, हमारे दिल पर जो चलती है वो आरी नहीं रुकती, देश की बर्बादी के बस दो ही किस्से हैं, गरीब को रोटी से फुर्सत नहीं तो अमीर को दौलत की भूख नहीं मिटती। और ये हर सामाजिक कार्यकर्ता की एक टशक है जो हमें पूरी करनी है। मैं देश के युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा, जो भी युवा साथी जो हमारे देखने वाले हैं, उनसे हम आह्वान करना चाहेंगे, आज एक सामाजिक कार्यकर्ता के पास बैठकर गांधीवादी विचारधारा को साथ में लेकर के हमें देश के समाज को, देश को बढ़ाना है। हमें जाति, धर्म, राजनीतिक पार्टियां ये पीछे छोड़ देना है, और ये छोड़ करके देश के लिए आगे बढ़ें, समाज संस्कृति के लिए आगे बढ़ें। और जो जातीय धार्मिक जो द्वेष हो रहा है, क्षेत्रवाद, किसी भी तरह का द्वेष हो रहा है, उसको त्यागिए और एक जगह बैठ करके एक ही बात बोलिए, हम सब भारतीय हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम, सलाम वालेकुम। जो भी आप मानिए, लेकिन सबसे पहले आप भारतीय बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम।